हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस जो हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इंटरनल रिफ्लेक्शन पर निर्भर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। ठीक है ना। इसमें इस वीडियो में हम लोग कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पर ही जाते हैं। पहला सवाल ये देखिए, यह कह रहा है कि ये पूरा सिस्टम है ना, इसमें एम प्लेटें रखी हुई है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो सबसे पहला मीडिया है ये एन है, एन इक्वल टू 1.6 दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है यह। ठीक है। और हर सक्सेसिव जो है डेल्टा एन बढ़ता जाता है, और डेल्टा एन कितना दिया है, डेल्टा एन दिया हुआ है 0.1। मैंने ये पट्टी जो है ना, ये इससे 0.1 बढ़ गई, ये भी 0.1 बढ़ गई नीचे वाले से है, और ऊपर वाला बढ़ नहीं गई, घट गई, ये घटती जा रही है। हाँ, और ये लास्ट वाली जो एमवी प्लेट है यहाँ पर पहुँच करके यहाँ पर जब पहुँच रहा है एम प्लेट के बाद, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर ये पूरा रे जो है पैरेलल हो जाती है इस जो है ना M-n पे। तो अब ये कह ये रहे हैं कि n बताओ, n नहीं, नंबर ऑफ m बताओ, m कितना है। कुछ नहीं, इसमें एक्चुअली तुम्हारा वैसे ही है, कई लेयर है, मीडिया है, N1 N2 N3 है ना। तो यहाँ पर ये देखो, ये N1 है, I1 है, ठीक है, और यहाँ जो निकली ये NN है और IN है, ये I1 है और IN है। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या है, N1 साइन I1 इक्वल टू N2 साइन IN। ठीक है, ये सब जगह सबके लिए कोई भी n हो जाए, ये n है, N2 नहीं है, n ये लास्ट वाले का। तो ये जो रिलेशन है सब में लागू रहता है। किसी भी दो पॉइंट पर ले लो, चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ये सब बराबर ही रहते हैं। बस उसी का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर आपको बताना है। देखो यहाँ पर n है 1.6 और ये m के बाद आ रहा है, तो देखो 1.6 हो गया, कितना डिग्री पर गया है ये दे रहा है, ये देखो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पर यह इंसिडेंट किया, और यहाँ जा कर के ये 90 डिग्री पर हो गया। ठीक है ना। तो 1.x साइन 30 बराबर है ना 1.6 माइनस n m गुणित 0.1 है ना, 0.1 का गुणा कर दो, कहाँ लिखे है, इसमें गड़बड़ हो गया ना, 0.1 m कर देते हैं, m के बाद हुआ 0.1 m, ये हो गया, और इंटू साइन 90 कर दो। ठीक है ना। बस यही आपका m निकालना है। तो देखो साइन 30 1/2, तो ये 0.8 हो गया, इक्वल टू 1.6 माइनस 0.1 m। ठीक, साइन 91 हो गया, और इसका ये हो गया 0.1 m इक्वल टू 0.8। ठीक है ना। तो m इक्वल टू 8, m इक्वल टू 8। ठीक है, ये उत्तर हुआ। बस ये काम किया, इस एमओ वाली पट्टी में 1.6 माइनस 0.1 m ये हुआ ना यहाँ पर। तो इस वाली एमओ वाली पट्टी में देख लो और यहाँ पर देख लो, तो दोनों को मिला करके ये इक्वेशन फॉर्म हुआ,
और यही उत्तर है। ये देखने में भारी भरकम है बस, लेकिन ये सवाल जो है बड़े धैर्य से पढ़ो और बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल देखो। ये सवाल देखने में जरूर डरावना लग रहा है, लेकिन है नहीं, है ना। ये बस सीधे सीधे फार्मूले पे है। उसमें ये क्या रहे, जो भी कह रहा है वो देखो। ये एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है और बीकर की ये हाइट है 18 सेंटीमीटर, पानी की हाइट। ठीक है ना। यहाँ पर तेल की एक परत रखी हुई है, ये पूरी तरह गोल दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के कहो कि एक लेंस रखा हुआ या स्फेरिकल सरफेस है, और जिसके दो लेंस है, लेंस को या दो सरफेस कह देते हैं, या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और उसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 7.4 है। ठीक, और ऊपर एयर है या एयर है जिसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1 है, पानी का इतना होता ही है। और यहाँ से इसके ऑप्टिक सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाश का सोर्स एस रखा हुआ है। तो कह रहा है कि इस एस का जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो कहाँ बनेगा, लेकिन वो बताओ कहाँ से, इस बॉटम से कितना दूरी पर बनेगा। तो खैर बॉटम तो अलग होगा, लेकिन मान लो कि ये जो है ना पतला थीन लेयर है, तो इसलिए ऑप्टिक सेंटर हम यहाँ मान सकते हैं। तो यहाँ से इसकी दूरी भी होगी, है ना। अच्छा, इसमें देखो ये सिंपली दो सरफेस हैं। ये जैसे आपने ये जो सरफेस का फॉर्मूला निकालते हो ना लेंस का ये देखो, यहाँ μ1 है, μ2 है और ये μ3 है, बस इस फॉर्मूले पे है। ठीक है, तो ये पहले वाले सरफेस S1, ये S2 है। तो इससे जो फार्मूला क्या बनता है देखो, ये μ1 नहीं, μ2 बाई वी डैश, मैंने इससे एक इमेजिनरी वर्चुअल इमेज बनेगी, माइनस μ1 बाई u। ठीक है, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1। ये r1 है, ठीक, ये r2 है। तो ये हो गई। दूसरे वाले में क्या लिखोगे कि इसका जो v डैश जो दूरी पर कहीं पर बना, इससे जो इमेज बनी या v डैश पर, ये उसके लिए सोर्स का काम करेगी, तो फिर वो u हो जाएगा उसके लिए। तो ये हो गया μ3 माइनस μv, ये फाइनल दूरी बनी, v इमेज की फाइनल स्थिति, और μ2 बाई वी डैश इक्वल टू μ3 माइनस μ1 बाई r2, ये बनता। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, और फाइनल रिलेशन ये बन गया। क्या बनेगा, μ3 बाई वी माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1। ये सीधे फार्मूले पे है, μ3 माइनस μ1 बाई r2। ठीक, इस फार्मूले का उपयोग करना है, बस सिंपल करो, कुछ नहीं करो। देखो पहला सरफेस r1, यहाँ क्या है देखो, r1 बराबर क्या है, r1 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर प्लस 6, r2 क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं। और b जो दिया, नहीं 6 दिया है क्या, r6 दिया है, और u कितना दिया है, ऑब्जेक्ट s इज प्लेस्ड एट 24 सेंटीमीटर, और u दिया है माइनस 24 सेंटीमीटर, ये सामने 24 पे है। ठीक है ना, बस इस पर ये काम करो। μ3 4/3 है, 4/3 बाई v निकालना है हमको, कोई बात नहीं, माइनस μ1 कितना है, μ1 1 है, 1/-24 हो गया, ये बराबर μ2 माइनस μ1 मतलब 7/4 माइनस 1 बाई r1 6 सेंटीमीटर प्लस, और ये 0 हो गया, क्योंकि r2 इन्फिनिटी है, ये कुछ भी होगा 0 हो गया बस। तो आप ये इसको हम लिख देते हैं 3/24। ठीक है ना।
ये बना, ये 4/4 हो गया, 4/4 तो 3/4, ये 24, 3/24 हो गया। ठीक, अब ये प्लस हो करके इधर माइनस होगा, तो इससे निकला 4/3 भी इक्वल टू 1/24, यहाँ जाकर घट गया तो ये 2/24 हो गया। ठीक है ना, ये 1/12 हो गया। तो b बराबर क्या हो गया, b बराबर 4/3 गुणित 12, ये हुआ 16 सेंटीमीटर। अब इमेज कहाँ से बनेगा, इस सरफेस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है ना, अब पूछ रहा है कि ये बॉटम से ये कितनी दूरी पे है, तो 18 - 16 2 सेंटीमीटर है ना। तो अब x बराबर क्या हो गया, देखो x जिसकी बात कर रहा है बॉटम से दूरी, वो 18 - 16, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये सवाल जो है देखने में डरावना है, ठीक है ना, लेकिन ये जो है बिल्कुल फार्मूले पे है। ठीक है, इसलिए ऐसे सवालों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा धैर्य से सोचो, ऐसे सवाल पहले से लेकिन लगा कर रखे रहना चाहिए, लगा करके तुमको इसमें एक्सपर्टाइज हासिल कर लेना चाहिए, ऐसे सवाल कैसे लगते हैं और किस तरह से घुमाया जाएगा। अब ये जो है इस तरह के सवाल घुमाने का ये मैक्सिमम तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं घूमेगा। अगला सवाल देखिए, ये क्या पूछ रहा है, ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है ना, उसकी थिकनेस 8 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है। अब ये कह रहा है कि उसके नीचे एक प्रकाश सोर्स है, ये देखो ये तुम्हारा ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है, उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर एक प्रकाश सोर्स रखा है। ठीक है ना, प्रकाश सोर्स जब यहाँ से निकल रहा है तो ये कोण बनाता है, जानते हो कैसे, ये आईसी होगा, आईसी बने क्रिटिकल एंगल, इसके बाद तो ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर इसमें जाएगी नहीं, तो इसलिए आईसी एंगल का एक कोण बनाता है। ठीक है ना, इसको अब बताने की ज़रूरत है क्या, पहले भी हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, सोर्स है, यहाँ पर ए है, इस पॉइंट पर इसका नॉर्मल आ रहा, ये बी है ना। तो अब आप ये देखो, ये पूछ रहा है आर बताओ, ये जो रेडियस बनेगी इस तरह से कोनिकल रेडियस सरफेस पर, जिसमें से बाहर इस आदमी को प्रकाश निकलता हुआ दिखेगा, इसके इधर से तो प्रकाश आएगा नहीं, इधर से भी नहीं आएगा, बस इतने में से प्रकाश आएगा इसको। ठीक है ना, तो इसको एक प्रकाश का सोर्स, एक जो सर्कुलर सोर्स यहाँ दिखेगा। ठीक है ना, अब पूछ रहा है कि उसकी रेडियस क्या होगी, तो रेडियस निकाल लो, ये इसमें ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर ये हाइट हो गई। ठीक है, आईसी इसमें म्यू दिया है 5/3। ठीक है ना, तो सब देखो साइन आईसी कितना होता है, 1/μ होता है। ठीक है ना, तो ये 3/5 हो गया, तो ये ठीक है। अब इससे हमें tan चाहिए, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है ना, ये आईसी है, तो tan कितना हो गया, tan आईसी कितना हो गया बताओ, 3/4 हो गया ना, हाँ 3/4 ही तो हुआ। ठीक है, अब ये देखो ये आर है, ये 8 है, तो ये tan आईसी, ये ड्राइंग से देख रहे हो 3/4, यही बराबर r/8। ठीक है ना, तो इससे r बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक, यही r पूछ रहा है, r बताओ। ठीक है, इसमें भी क्या घबराने की बात है नहीं, यह ऐसा कौन बनेगा, हमेशा बनता है, मछली देख रही है, मछली वाला सवाल है कि मछली को बाहर का दुनिया कितने में दिखेगी, बस इतने में ही दिखेगी। ठीक है, इस रेडियस में। अगला सवाल, ये सवाल शायद रिपीटेशन है, लेकिन ठीक है इसको करते हैं। इसमें क्या है, ये न्यूमेरिकल है ना, ये जनरल सवाल इसका एक तरह से हम लोग लगा चुके हैं, लेकिन ये उसका न्यूमेरिकल पार्ट है। इसमें ये कह रहे हैं, इसी पर ड्राइंग बनाते हैं। देखो ये 15 सेंटीमीटर की हाइट का एक रॉड है, ये रॉड दिया है ए बी। ठीक,
यहाँ पर ये 45 सेंटीमीटर दूरी पे है, ठीक है। 45 सेंटीमीटर की हाइट पर इसमें बीकर में, ये बीकर है, इसमें होल कर दिया है। तो इस होल से देखने पर क्या पता लगता है कि इसका जो टॉप है ये दिख रहा है। तो ठीक है भाई, देखने तो ये टॉप, ये ऐसे टॉप पर हमने खींच दिया, ठीक है। अब क्या है, इसमें 30 सेंटीमीटर हाइट, इसका देखो, इससे 30 सेंटीमीटर तक की हाइट में यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है ना। तो ये 15 सेंटीमीटर नीचे, ये 15 है, ठीक है, यहाँ तक तो 15 है, फिर ये भी 15 हो गई, ठीक है। अब क्या है कि इस नीचे वाले का जो प्रतिबिंब है उठ करके यहाँ पर आ गया बी डैश पर, और यहाँ से ये लाइट अब ऐसे जा रही है, तब इसको दिख रहा है। नीचे वाला भी पानी भर दिया 30 सेंटीमीटर, तो ए भी दिखने लगे, बी तो दिखेगा नहीं, बी की तो बात अलग हो गई, अब खत्म, सीधे लाइन में नहीं रहा। ए जो है यहाँ पर चला, तो ए से जाने वाली जो लाइट है ये ऐसे चली थी इस मीडियम में, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद में यहाँ से फिर इसी लाइन में होगी, तभी वो दिखेगा, तभी यहाँ पर, और इनका पर ये लाइट आगे बढ़ाने पर इस बी से आती हुई दिखेगी, ठीक है ना। बस तुम्हारा कहानी होगी, यही सवाल है। अब वो पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड का क्या है, ठीक है ना। तो पहले देखो ये एंगल कितना है, ये देखो, ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये एंगल हमको चाहिए, ये मान लो ये थीटा है, तो ये कितना है, ये आप देख सकते हो, ये 30 सेंटीमीटर ये निकल गया, 15 सेंटीमीटर ये हो गया ये, और ये बेस कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर 45 हो गया, ठीक। ये दूसरे वाला एंगल देखो, ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ बन रहा है, ये वाला एंगल हमको चाहिए, मैंने ये एंगल कितना है ना, ये एंगल आई है, इसको देखो कितना है, ये 30 डिग्री है, 30 है, और ये 15 है ना। तो देखो tan i बराबर कितना हो गया 15/30, दैट इज 1/2। तो पहले इसको हमें साइन चाहिए, ये i है, ये 2 है, नहीं 2 है, और बेस 1 नहीं, 2 क्या है, 2 ये हुआ ना, ये 1 हो गई, तो ये √5 होगी, ठीक है ना। तो ये देखो साइन i कितना हो गया, साइन i बाई 2/√5, ठीक है ना। ये चाहिए 2/√5 क्यों होगा जी, 1/√5 होना चाहिए, ये गलत कर लिया हमने, ये 1 है, ये 2 है ना, तो ये 1 है, हमने गलत ड्राइंग बनाया था, ये ठीक करो। tan i का ये 1 है, ये 2 होगा, ये √5 होगा, तो 1/√5, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू कितना होगा, म्यू बराबर साइन 45 बाई साइन आई, ये कितना हो गया, और ये म्यू है, और ये तो म्यू, तो साइन 45 1/√2 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 1/√5 नहीं, और ये हो गया 1/√5 है ना, तो ये उसका हो गया √5/2 हो गया, ठीक है। अब ये पता रहा है कि ये n/100 है, n/100 कैसे होगा, कोई बात नहीं, तो ये हो गया √10/2, ठीक है ना, म्यू इतना कर दिया, और √10 को हम क्या बोलते हैं 3.16 आएगा बटा 2, इसमें 50 का गुणा करो तो 158/100, ठीक है ना। 50 का गुणा करके इसको 100 बनाना, तो यहाँ n बराबर क्या हो गया, n बराबर 158, ठीक है ना। ये वही सवाल है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, दूसरे तरह से पूछ रहा है, लेकिन ये उत्तर आएगा √5/2 का है, ये न्यूमेरिकल n 158 कर दिया, ठीक। आगे बढ़े, ये देखो, इसको आप पढ़ो जरा क्या है इस सवाल में क्या कह रहे हैं, ये देखो, एक
रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू का √3 रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर पर इसके ये जो डायगोनल है इनका, ये नॉर्मल है, उसे 60 डिग्री पर एक रे इंसिडेंट करती है और इस स्फीयर में प्रवेश करती है। ठीक है ना, ऐसे प्रवेश किया। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये निकल रही है, तो यहाँ पर वो Q बिंदु पर इसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ रिफ्लेक्ट होता है और एक पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल बताओ। कोई बात नहीं, ये गोले की स्ट्रक्चर देखो, पहले ये R निकालते हैं, ये देखो रिफ्रैक्शन एंगल R निकालना है। फिर ये जो है इस Q पर देखो कि इसका नॉर्मल ये डॉटेड लाइन है। ठीक है ना, तो ये जो एंगल बन रहा है ये R' है। अब चूंकि ये एक स्फीयर है और तुम ये जानते हो कि CQ ये जो है और ये CP ये दोनों बराबर है, रेडियस है, तो फिर R' और R बराबर होगी। बस जब इतना तुम्हारा निकल गया तो फिर आगे की कहानी तुम्हारी बहुत ही आसान है, तब तुम लगा ही पाओगे। देखो ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। एक यहाँ म्यू क्या है, एक है, हवा है, sin 60 बराबर √3 sin R। ठीक, देखो sin R निकालना है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, इंटू 1/√3 इक्वल टू sin R। ठीक है, तो √3 से √3 कट गया, तो ये sin R बराबर 1/2 हो गया। तो R बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। बस ये जो है जहाँ भी 1 और √3 का रिफ्रैक्शन होता है, तो जब 60 डिग्री पर आएगी ना तो उसका आधा R हो जाता है। R रिफ्रैक्शन जो है उसका आधा हो जाता है। ठीक है ना, ये अक्सर सवाल इस तरह का बना करके पूछे जाते हैं। तो यदि ये तुमको ये आइडिया हो, ये याद करके रखो तो बहुत बढ़िया। ये 60 डिग्री हो गए तो ये 30 डिग्री हो गया। जब ये 30 डिग्री हो गया तो R' भी ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है ना, अब ये 30 डिग्री पर ये इंसिडेंट हो रही है, तो निकलेगी कितने पर? ये 60 डिग्री पर होगी, है ना। ये बिल्कुल उल्टा ही वैसे ही होती है साइन। ये जो फार्मूला है ये वैसे ही मीडिया के लिए समान है। ये जिस मीडिया पर जिस एंगल पर गई उसी एंगल पर ये निकली, है ना, क्योंकि R वही रहा। तो ये 30 डिग्री पर इंटर किया तो 60 डिग्री पर निकलेगी। बस हो गया तुम्हारा सवाल। अब ये R' क्या है? ये रिफ्लेक्शन है। R' यहाँ पर भी कितना हो गया? ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमें ये एंगल निकालना है। बता सकते हो, देखो ये टोटल डॉटेड लाइन पर 180 इंच कोण बना है। तो अब देखो एंगल ROS बराबर 180 माइनस 60 माइनस 30, ये हो गया 90 डिग्री। बस ये 90 डिग्री आपका उत्तर है। बस इतना ही चाहिए था इसको। ठीक है, देखने में ये डरावना है, लेकिन इसको सवाल को देखो, ये फिर रिपीट होगा। बढ़िया सवाल है। ये क्या पूछ रहे हैं? ये अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल में क्या बोल रहा है देखो। ये सवाल में एक ही सिस्टम दिया हुआ है ना। अभी तक ऑप्टिकल केबल के जो सवाल होते थे, ऑप्टिकल फाइबर वाले, उसमें ये 3 तरह के मीडिया खैर तब भी होते होंगे, तो इसमें टाइम के बारे में कभी बात नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखो, ये एयर है। एयर है मतलब म्यू इक्वल टू 1 है। ये μ2 क्या है? ये n2 है। n2 नहीं है, ओ μ2 क्या है? n1 है। और μ3 जो है n2 है। ये जो है इस तरह से 3 मीडिया दिया हुआ। ठीक है, तो फिर अब आपको ये सवाल में पूछ रहा है टाइम बताओ, मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा कि यहाँ से यदि लाइट इंटर करे और इस पॉइंट से निकले, CD से निकले, तो फिर मैक्सिमम टाइम
कितना लगे, बशर्ते कि ये एल दिया है, एल की वैल्यू 9.6 दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। और N2 की वैल्यू इन्होंने दे रखा है, N2 की वैल्यू 1.44 दिया है, N1 की वैल्यू दिया हुआ है 1.5 दिया है, और इसकी एयर है 1 है, ठीक है। अब इस सवाल को हल करते हैं। नहीं, देखो ये आपका ये सवाल है, ये ऑप्टिकल फाइबर रहा, और आप ये सोचो ये आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, ये रही ए बी, ठीक है ना, यहाँ पर इंसिडेंट हुई और फिर आगे चल करके इस मीडिया में यहाँ गई, बी से सी पर गई, और फिर यहाँ नॉर्मल हमने खींच दिया, तो यहाँ से इस पर लंब डाल दिया है टी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल है N1, कोई बात नहीं। अब मान लो ये एंगल R है और ये एंगल थीटा है, और ये थीटा जो है ये ग्रेटर देन IC है, मैंने क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, यहाँ रिफ्लेक्ट होना है, ठीक है ना। ये इतनी कहानी है। अब ये देखो, इसमें टाइम निकालना है, टाइम की बात करें पहले, इसमें BC है, ठीक है ना। अब देखो AD बाई BC, हमें BC निकालना है, ये कितना है, AD बाई BC बराबर थीटा के पदों में निकालो कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हुआ, साइन थीटा हुआ, ये साइन थीटा हो गया, ये ना, AD बाई BC बराबर साइन थीटा, AD नहीं है, ये BD है, ये BD है, ये दूरी, ये हमको पता है ना, BD बटा AC, तो इसी को तो साइन थीटा कहते हैं, ये साइन थीटा होगा, ठीक है, इसको साइन थीटा ठीक से लिख लो, BD बाई BC बराबर साइन थीटा, ठीक। चलो, तो BD कितना हुआ, हमको BC चाहिए, BC बराबर क्या हुआ, BD बाई साइन थीटा हुआ, ठीक है, BD बाई साइन थीटा। अब ये BC क्या है, ये BC निकल गया, तो अब टाइम BC को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, देखो BC, ये गलती हम क्यों कर रहे हैं, ये BD बाई BC, और BC निकाल दिया तो ये BD हुआ ना, ये BD है, BD बाई साइन थीटा इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी तो इसका फिक्स है, वेलोसिटी क्या है इसका, ये फिक्स है, v कितना हो गया वो भी ले लो, VD बाई C, प्रकाश की वेलोसिटी, इंटू C बाई N1, C बाई N1 और बटा साइन थीटा। देखो भाई, अब क्या है कि ये जो BC है ना, BC को मैक्सिमम, ये TBC को मैक्सिमम होना है। मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा है वो मिनिमम, साइन थीटा मिनिमम हो, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, तो थीटा मीन कितना होगा बोलो, थीटा की जो वैल्यू मिनिमम होगी वो क्या होगी, IC होगी, और IC कितना होगा, देखो साइन IC इंटू N1 बराबर N2, और वो 90 डिग्री पर चला जाएगा ना, ये रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर, और फिर ये ऐसा होगा, IC में यही होता है, ये 90 डिग्री, तो ये साइन 90 होगी,
तो ये हो गई आई सी बराबर साइन आई सी बराबर एन टू कितना दिया, एन टू 1.44 बाई ये कितना है 1.5, ठीक है ना, इतना दे दी चलेगा, ये इतना ऐसे हो। अब जो टी है ये जब ये थीटा मिनिमम हो, टी मैक्स है ना, टी बी सी मैक्स कब होगा, इक्वल टू बी सी, फिर हमने गलती कर रहे हैं, ये बी सी नहीं है, ये बी डी है, ये बी डी बाई एन वन सी है ना साइन सी, मिनिमम एंगल ये साइन सी होगा, है ना, और साइन सी की वैल्यू आपको पता है वो कितना है, एन वन बाई सी, और साइन सी की वैल्यू देखो, साइन सी बराबर कितना है, एन टू बाई एन वन, ठीक है ना, तो साइन सी बराबर एन टू बाई एन वन, चलो जितना भी हो, ये बी डी हो गया, एन वन बाई सी हो गया, और ये बी डी बाई साइन सी, ठीक है, ये हमारा ये टी मैक्सिमम है। अब क्या है ये देखो, जहाँ जहाँ ये जाती है, ये इधर आई तो ये प्रोजेक्शन कितना दूरी चली, ये प्रोजेक्शन इतना चली, आगे जाने पर फिर इतना और बढ़ गई, है ना, तो कुल टोटल लेंथ जो इसको चलना है वो 9.6 मीटर चलना है, बी डी टोटल, तो टोटल टी मैक्स टोटल ये कितना होगा, एन वन बाई सी साइन सी इंटू सिग्मा बी डी सारे इस बी डी को जोड़ दो तो वो हो गया 9.6 एन वन बाई सी साइन सी, ठीक है, और ये बी डी की वैल्यू सिग्मा बी डी की वैल्यू 9.6 हो जाएगी। बस इसको हमें इवेलुएट करना है। टी मैक्स कितना हो गया 9.6 इंटू एन वन बाई सी साइन सी, ठीक है ना, और साइन सी कितना है 9.6, ठीक है, एन वन हो गया 1.5 और सी हो गया 3 × 10⁸, ठीक, साइन सी हो गया, उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है 1.44/1.5, ठीक है ना। तो इसको ये हल करते हैं, देखो कितना होगा 1.5 का स्क्वायर, ठीक, और 9.6/1.44 गुणे 10⁻8 और बटा 3 है, देखो 12 से 12 बटे 96, ठीक, और ये हो गया 1/2, 12 से भाग दें तो ये हो गया 1/2। अच्छा, और इसको हल करें जितना भी आता है, इसको सरल करो तो ये 5 × 10⁻⁻8 है, ठीक है ना, तो ये 50 × 10⁻⁻9, ठीक है ना, इतना सेकंड, ये मैक्सिमम टेस्ट है। वही सवाल है इसमें, ये पूछ रहा है कितना टी बराबर कितना हो गया 50, ठीक है। इस सवाल को ये थोड़ा सा लेंदी है गणना करने का, लेकिन है यही, ठीक है। आगे बढ़े, ये क्या पूछ रहा है देखिए, ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है ना,
इस स्लैब की खासियत क्या है, ये अंदर वाला ये जो स्लाइड है वो जेट के साथ इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स बदल रहा है, ठीक है। और ये N1 मीडिया से, ये पहले मीडिया का जिसका N1 है, इसका NZ है ना, अलग अलग लेयर पर जेट के हिसाब से रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स बदल रहा, और ये N2 है, ठीक है ना। अब कहते हैं कि रे ऑफ द लाइट इन इंसिडेंट विद एन एंगल थीटा आई मीडिया 1 इमर्ज इनटू विद रिफ्रैक्शन थीटा टी, ये थीटा टी है, ठीक है भाई। अब इसमें ये बताओ ये ऑप्शन क्या है, पहला सवाल, ये 32 है शायद, है ना। तो इसका बताओ, फॉलोइंग स्टेटमेंट है, एन साइन थीटा आई इक्वल टू N2 साइन थीटा, ये अच्छा, ये टी जो दिया था ना, इसको हम एफ कर देते हैं, तो तुम भी यहाँ एफ कर दो, ये एफ दिया है तो ये एफ ही रहने दो ना, थीटा है। तो यहाँ पर देखो, एन साइन थीटा आई इक्वल टू N2 साइन थीटा एफ, ये देखो यहाँ पर, और ये लास्ट में चाहे कितने भी लेयर, इसमें ढेर सारे लेयर बना ही दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट वाले में ये फार्मूला लग सकता है। तो ये तो ए तो सही हो गया, N1 साइन थीटा आई इक्वल टू N2 साइन थीटा आई, तो ये दूसरा वाला तो सही होगा नहीं। L इज इंडिपेंडेंट ऑफ N2, L इज इंडिपेंडेंट ऑफ N2, L क्या है, ओ, ये L जो है यहाँ से, ये डिविएशन है, लेटरल डिविएशन है ना। L क्या है, L ये बता रहे हैं, L जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना। तो ये जो है N2 से पर निर्भर नहीं करता है, ये कैसे आप बताओगे। तो आप ये ग्लास स्लैब में जब इंटर करता है, देखो ये स्लैब है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंटर करा दो, ये लाइट इंटर किया, ठीक। इसके बाद ये आर आई, ये आर एंगल हुआ है, और ये जो आर पे है ये आर हुआ, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस और ये इसकी जो थिकनेस यदि टी है, तो ये यदि ये टी है ना, ये टी है, तो ये मान लो x है, तो x बाई टी इक्वल टू tan r, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, t tan r, ठीक है ना। ये जो tan r है ये किस पर निर्भर करते हैं, इस पर N1 पर निर्भर करेगी और N3 पर निर्भर करेगी, NZ पर निर्भर करेगी, है ना। बीच वाले पे कितना खिसकेगा, ऐसे छोटे छोटे स्लाइड सेल में टुकड़ों में बांट लो, तो उसे ऐसे बांट लें, थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होती गई, तो इसके अंदर ये शिफ्ट होती गई, है ना। तो ये क्या है, ये जो स्लैब का मीडिया है उसके ऊपर निर्भर करेगा, ये बाहर वाले पर निर्भर नहीं कर रहा है। ये लास्ट में जो रे निकल रही है ये तो यहाँ से निकल गई, तो ये जो लेटरल शिफ्ट है ना, तो L इज इंडिपेंडेंट ऑफ N2, ये भी सही हो गया। L इज इंडिपेंडेंट ऑफ NZ, L इज इंडिपेंडेंट ऑफ NZ, नहीं, L जो है LZ पर NZ पर तो निर्भर करेगा, L इज डिपेंडेंट ऑन Z, ठीक तो है, ये भी सही बात है। N इज डिपेंडेंट ऑन Z, ये ठीक बोल रहा है। L इज N2 पर निर्भर नहीं करेगा, NZ पर निर्भर करेगा, तो सही उत्तर क्या हो गया, A हो गया, C हो गया और D हो गया, है ना। ऐसे मामलों में केवल 2 का बनाकर देख लो तो आप ये बता सकते हो केवल R पर निर्भर करता है, और R जो है NZ पर निर्भर करेगा, ठीक। और X जो शिफ्ट है ये शिफ्ट है, तो इस पर निर्भर करते हैं। तो ये समझ में आया। आगे, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द ट्रांसपेरेंट मीडिया फॉल्स ऑन द सरफेस इतना 45 डिग्री, द रे अंडरगोज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन if n is refracting index of the media with respect to air, they select the possible.
ये दूसरे सवाल में इससे बहुत ज़्यादा सीधा संबंध नहीं है, ये जो फिगर है इसमें नया फिगर बनाना पड़ेगा, ये ऐसा स्थिति है। हाँ, इसके दूसरे पार्ट को हल करने के लिए ये जो 33वां पार्ट है उसको अगले पेज पर करते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये इंटरफेस है, दो मीडिया है, इधर ये N1 है, ये N2 है, ठीक है ना। ये नहीं, दूसरा वर्ग क्या है, एयर है क्या, ट्रांसपेरेंट मीडिया, इधर सेपरेटिंग मीडिया एयर, यहाँ बाहर जो है इधर एयर है तो और इधर एन, और एक रे जो है यहाँ से 45 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है और ये जो है ये टोटल रिफ्लेक्ट हो जा रही है। बस इतनी सी कहानी है। पूछ रहा है एन की पॉसिबल वैल्यू क्या हो, ठीक है। देखो अब साइन आई सी ये कितना हो गई, साइन आई सी होगी 1/n, ये तो आप बता सकते हो, मैंने क्रिटिकल एंगल जो होगा ऐसे मीडिया का 1/n से। अब इनका कह रहा है कि ये 45 डिग्री पर है ना, तो 45 डिग्री पर ये कहता है कि 45 डिग्री इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब 45 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/n, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 45 इज ग्रेटर देन 1/n, साइन कर दें, इक्वल भी चलेगा, इक्वल भी चल लेगा, और ये हो गया 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/n, तो n इज ग्रेटर देन √2, ठीक है। ये एक सवाल, इसमें ये पॉसिबल वैल्यू क्या है, √2 की वैल्यू 1.414 है, तो ये देखो इससे बड़ा होना चाहिए, n को √2 से बड़ा, ये c सही है, ये सही है, ये कम होने के कारण गलत, ये गलत, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या हो गया, CD, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए, ये अगला सवाल ये है ना। इस सवाल में क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर का सवाल है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि यहाँ एयर न होकर के इसमें NS मीडिया है, कोई दूसरा मीडिया यहाँ रख दिया, ये N2 है ऊपर, दूसरा कोडिंग क्लैडिंग जो है N2 की है, और ये कोर जो है N1 का है, ठीक है ना। तो इसमें दो चीज़ है, इस जगह पर IC आएगी है ना, यहाँ IC इंपॉर्टेंट है, इसका IC, ठीक है ना। तो देखो साइन IC कितना होगा, N2/N1, ठीक है ना, पहली बात होगी। अब और ये जो है ये पूछ रहा है आई मैक्सिमम कितना होगा, आई मैक्स पहले एक बात करते हैं है ना, तो ये पहले इस पर देखते हैं। ये है, ये इंटरफेस है, यहाँ आपने गए, ये R हो गया, ठीक है ना। तो R जब मैक्स होगा तो I मैक्स होगा, ठीक है। ये NS है और ये N1 है और ये वाला N2 अपन बोल रहे हैं ना, ये। तो देखो यहाँ पर R बराबर क्या होगा, NS साइन IM, हम ये निकालना है, इक्वल टू N1 साइन R, साइन R को 90 माइनस C क्रिटिकल एंगल, तो ये क्या हो गया, N1 cos C हो गया, ठीक। तो साइन IM इक्वल टू N1/NS, NS है ना, ये S, और ये हो गया cos C, cos C का मतलब 1 माइनस N2² ठीक है, ये बना। अब इस N1 को अंदर कर दो तो ये क्या हो गया, N1² माइनस N2² का रूट बाई N1, ठीक है ना, NS। ये साइन
साइन आई एम हुआ, है ना। तो आई एम बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 1/n(s) रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला है। अब इस आई एम को इन्होंने एक नया नाम दे दिया है, उसका नाम दिया है न्यूमेरिकल अपर्चर, एन एम। क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर। ये न्यूमेरिकल अपर्चर का इन्होंने नाम दे रखा, ठीक है। अब ये नाम दे रखा है, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मान लो हमारे पास दूसरी चीज और देखो, एक दो केबल हैं, एक केबल ये N1 का है, ठीक है, N1 1, और एक दूसरा केबल है ऐसा N2 2 का, N1 2, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के न्यूमेरिकल अपर्चर अलग अलग होंगे ना, इसका और इसका, ये। लेकिन अब इनका कहना ये है कि यदि इन दोनों को आपस में जोड़ दें और हम चाहते हैं कि दोनों से रिफ्लेक्शन हो, ठीक है ना, दोनों से रिफ्लेक्शन हो, तो उसके लिए क्या होगा, इनका I1 होगा, है ना, IM मैक्सिमम 1 और IM 2 होगा, ठीक है। तो इसमें एक खास बात यह है कि जिसका कम होगा ना उसको लेना पड़ेगा न्यूमेरिकल अपर्चर, जो कंबाइंड का न्यूमेरिकल अपर्चर होगा, कि जिससे कि हम कम IM रखेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों जगह जा कर के, यहाँ भी जा कर के रिफ्लेक्ट होगा और फिर यहाँ भी जा कर के रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो इसमें जो सबसे कम रहेगा I, तो वो वाला चलेगा, ठीक है ना। इन्हीं दो बातों पर ये पूरा सवाल निकलने वाला है। यहाँ देखो, इसमें कह रहे हैं कि फॉर द टू स्ट्रक्चर, तो अब NM की बात आप समझ गए, NA न्यूमेरिकल अपर्चर जो NA कहते हैं वो वही है IA, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इफ द टू स्ट्रक्चर नेमली S1 N1 इक्वल टू इतना, और रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इन्होंने दे दिया N2 इक्वल टू इतना, ठीक है, और N1 इक्वल टू इतना, N2 इक्वल टू इतना, देन टेक द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द वाटर 4.3, ठीक, एंड दैट एयर टू बी 1, द करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है NA ऑफ S1, S1 क्या है, इतना, इमर्स्ड इन S1 किसको बोल रहा है, इस 34वां, ये 34 को हल करने के लिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है ये S1 है, इसका नाम दिया केबल का S1 और इसका नाम दे दिया S2 है, ठीक है ना। तो S1 का N1 जो है 45 रूट N1, ये रूट 45/4 हो गया, हाँ। और इसका क्या हो गया, N2 3/2 है, 3/2 हो गया। दूसरे वाले को देखो, इसका N1 जो दिया है 8/5 दिया, ठीक, और N2 कितना दिया, N2 दिया 7/5। हमारा जो हम लोग पीछे ये देखे थे ना, ये न्यूमेरिकल अपर्चर NA जिसको कह रहा, IM को नहीं कह रहा, साइन IM को कह रहा, हमें चाहिए साइन IM, इसी को NA कह रहा है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो ये हो गया N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर का रूट बटा NS, वो जिस मीडियम में है उसने रख दिया है। ये इस फॉर्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे और इसी पर ये परमुटेशन जा रहा है।
क्या हो गया, एन ए बराबर 1/NS, है ना, ये NS है, ये NS है, रूट N1² माइनस N2², है ना, जो बड़ा है उसमें छोटा घटाओ उसका रूट। तो पहले का देखें, देख Na ऑफ S1 इमर्ज्ड इन वाटर, पानी में डुबा दिया गया, तो NS हो गया। देखो पहला ए को अब सॉल्व करो, Na ऑफ S1, है ना, Na ऑफ S1, तो ये हो गया 1/4/3, तो मैंने 3/4 हो गया, है रूट S1 का Na चाहिए, और ये हो गया इमर्स इन वाटर N1², ये 45/16, 45/16 हो गया, और ये माइनस 9/4 हो गया, तो ये 4 हो गया, तो 4 9 चौका 36, तो इसका हल कितना हो गया देख लो, 36 घट गया, तो 9 बटा, तो ये 3/4 इंटू ये कितना हो गया, 9/6, ये भी 3/4, तो ये तो 1 हो गया। ठीक है, दूसरे वाले का देखो, S2 इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इतना, ठीक है, वो भी करो। दूसरे का ये तो ये हो गया इसका 3/√15, इस फॉर्मूले में ही रख रहे हैं, ये 16, और रूट यहाँ 88 64/25, और माइनस ये 49/25 है, तो इसका हल क्या हो गया, ये √15 हो गया, तो 3 × 15, ये 15 हो गया, इसका डिफरेंस 15, और √15 ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, गुणित 5, ये हो गया। ठीक है ना, तो इसका ये हो गया, तो अब ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर है। हाँ, ये देखिए यहाँ ये सही किया हम लोगों ने, ये इनका गुणा कर गया, ये 9/16 हो गया, और इसमें भी ये कटाओ, ठीक है, 5 का ये हो गया 3, ये भी हो गया 9/16, ठीक है ना, तो ये पहला वाला ए तो सही हो गया, ठीक है ना। ये यही गणना आप करोगे कि न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए Na के लिए आपने 1/NS लगाओगे, और √N1² माइनस N2² ये लगाओगे, और ये फैक्टर पता करोगे, जिसका बराबर हो गया उसको लो, तो ये करोगे तो ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, ये दो बराबर हो जाएंगे, है ना। बस ये गणना करना है, ये जैसा एक में क्या है उसी तरह इसमें भी करना है, ठीक है। तो ये उसका उत्तर हुआ AC, आप उसको चेक कर लें, गणना करो, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और ये दूसरा सवाल जो है 35वां, ये टू स्ट्रक्चर, दो तरह के केबल है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया बट डिफरेंट न्यूमेरिकल अपर्चर, है ना, डिफर का Na N2 आर ज्वाइंट लॉन्गिट्यूडनी, ऐसे एक के बाद एक जोड़ दिया गया, एक ये है दूसरे को जोड़ दिया, तो हम चाहते हैं कि दोनों फंक्शन करें, तो इसमें Im आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, जिसका भी मिनिमम होगा, या पहले वाले का मिनिमम होगा तो वो लो, दूसरे वाले का जो मिनिमम है वो लो, तो उसमें ये रखना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि Na2 इज लेस देन Na1, तो कौन सा काम करेगा, तो Na2 रहेगा, Na2 ये डी सही, ठीक है ना, जो कम रहेगा उसको आप लोगे, क्योंकि इसमें जो आई की वैल्यू जो रहती है ना कम रहेगी, तो ये क्रिटिकल एंगल से हमेशा ऊपर रहेगा, और यहाँ रिफ्लेक्शन होता रहेगा। लेकिन आई जब बढ़ जाएगा, आई एम से बड़ा हो जाएगा, तो फिर तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा, फिर यहाँ से ये निकल जाएगी, तो ये इस एंगल को ये ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो
ये सभी सवाल एक ही जैसे हैं। आप इस सवाल को पढ़ो फिर लगाते हैं। ये सभी के सभी सवाल एक ही जैसे हैं, है ना। इनको देखो, तीनों एक ही हैं, अलग अलग समय पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर एक काम क्या है कि लाइट वेव है, वेवलेंथ इतना एयर में, इंटर्स मीडियम, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इतना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है और वेवलेंथ पूछ रहा है। देखो लैम्डा बाई लैम्डा डैश, ये इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू होता है ना। तो लैम्डा डैश जो मीडियम में होगा लैम्डा बाई म्यू, क्योंकि स्पीड कम हो जाती है ना, तो लैम्डा छोटी हो जाती है। तो ये 6000 बटा 1.5, इसको आप हल करोगे 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना होगा? फ्रीक्वेंसी जो होती है बिल्कुल वही है, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ है वही फ्रीक्वेंसी वहीं रहेगा। तो एन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एन लैम्डा बराबर कितना होता? वेलोसिटी सी। तो एन बराबर सी हो गया 3 गुणे 10 पर 8 का, और ये लैम्डा है 6 गुणे 10 की पावर माइनस, ये 6000 है ना, चलो 10 की पावर 4 गुणे 10 की पावर माइनस 10, ये इतना हो गया। तो ये हो गया 6 8 6 14 में कितना हो गया 1/2 गुणे 10 की पावर 14, है ना। यानी ये आगे चल करके ये जो भी सॉल्व करो कि 5 गुणे 10 की पावर 14 हो रही है। ये ठीक है क्या? नहीं, हमने गलती किया है, ये 3 है ना, तो ये 15 हुआ, तो 10 की पावर 14, ये उत्तर है सही। ठीक है, इसका भी क्या है फ्रिक्वेंसी, ये इसके उत्तर हो गए। इसमें क्या जो दूसरी चीजें पूछ रहा, इन वेवलेंथ कितनी है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, ये बिल्कुल वही सवाल है। ठीक, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स दिया है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट पूछ रहा है, तो v बराबर c बाई 1.5, है ना। वेलोसिटी हो गई c 3 गुणे 10 पर 8 का, और 1.5 3/2, 3 से 3 तो 2 गुणे 10 पर 8 का मीटर पर सेकंड। बस ये तीनों के सवाल ये हो गए, एक ही साथ हल हो। ठीक है, ये बिल्कुल फार्मूले पर सवाल है, यानी ये जो है c इक्वल टू एन लैम्डा, एन लैम्डा में न्यू लैम्डा ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक, एक फॉर्मूला। दूसरा रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो है c बाई वी इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू, है ना, म्यू रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स यही। ठीक है, और यही जो आता है लैम्डा बाई लैम्डा डैश। ठीक है ना, क्योंकि c इक्वल टू एन म्यू लैम्डा, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी समान होती है, दोनों में मीडियम में फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है, वेवलेंथ बदलती है, वेलोसिटी बदल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक स्पेशल से लड़के सवाल है, पूछ रहा है एम बताओ, ये एम कितना दूरी पर आ जाए, ये रे ये 1.5 दिया हुआ है इस मीडिया का, ठीक है, और इससे ये पैरेलल चली जाए बस, तो एम कितना हो। ठीक है ना, इसको हल करने के लिए देखो दो सरफेस है, लेकिन ये जो सरफेस है वो मोटा है, ये जो सिलेंडर है ना वो मोटा है, तो आप इन दोनों की डिस्टेंस को, ये पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट, वो दोनों का एक नहीं मान सकते, बराबर नहीं मान सकते, थिन लेंस नहीं है, तो लेंस वाला फार्मूला नहीं लगाओगे आप, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग लगाओ। तो पहला वाला सरफेस के लिए लगाओ, देखो ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, ठीक है ना, और इसकी दूरी दिया हुआ है जैसे दिया है पहले वाले सरफेस पर 1, सरफेस 1 के लिए देखो
क्या आएगा, वो फार्मूला वही लगेगा जो फार्मूला है, लेकिन ये प्लेन है तो इनफाइनाइट कर दो। तो इसमें क्या होगा, देखो एम आर दूरी पे है तो ये हो गया 1.5 mu टू mu1, 1.55 v डैश, ये इसकी इमेज p की कहीं ये v डैश पर बनी, ये p पर बनी, p डैश है ना, ये यहीं पर कहीं बनेगी, यहाँ p डैश पर बनी, और यहाँ से इसकी दूरी v डैश, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, माइनस 1/, अब एम आर की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस एम आर है, वैल्यू रख दिया, और ये बराबर 0, 0 क्यों, ये इनफाइनाइट है, आर इनफाइनाइट होगा तो म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर 0 हो गया, ठीक है ना। इसका R1 क्या है, R1 इनफाइनाइट, तो इसीलिए ये म्यू2 माइनस म्यू1, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई R1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे आपका निकला v डैश बराबर m 1.5 और ये माइनस ही आ रहा है, माइनस आने का मतलब कि इसके इमेज कहीं इधर ही बन जाएगी, ये पास में हो जाएगा, है ना। v डैश जो है इतना, ये माइनस आ रहा है तो v डैश आपका 1.5 आ रहा होगा, छोड़ दो। अब आपका सिचुएशन ये होगी कि यहाँ से इस पॉइंट से ये कितनी दूरी पर बटा, 1.5 mr दूरी पर हो गया, और प्लस r और हो गया, ये तो इसके ये इमेज की दूरी इतनी बन गई, ठीक है ना। ये u का काम करेगा, और फिर दूसरे के लिए फार्मूला लगाओ। तो फॉर सेकंड सरफेस इसमें क्या है, r और जुड़ गया, और ये दोनों एक ही साइड में है, आप देख रहे हो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने का मतलब एक ही साइड में, तो ये क्या हो गया, देखो 1.5 वाले मीडिया से 1 में जा रही है, तो ये हो गया म्यू2, ये म्यू1 है, ये म्यू2 हो गया यहाँ पर, है ना। तो अब ये क्या होगा, फार्मूले में रखो, क्या है, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, ये रहता है, इस फार्मूले में रखना है। तो यहाँ वैल्यू रखो, देखो म्यू2 1/v निकालना है, माइनस म्यू1 1.5 है, दूरी कितनी हो गई, ये हो गई, अभी हम लोगों ने ये देख लिया ना, ये 1.5 m + 1 r, लेकिन ये निगेटिव है तो ये निगेटिव आपने कर दिया, और यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है म्यू2 माइनस म्यू1, तो म्यू2 क्या 1 माइनस 1.5 बाई r क्या है माइनस r, ये देखो r निगेटिव है तो वो रख दो, तो ये हो गया 0.5 बाई r, ठीक है ना। अब देखो v जो है ये इन्फिनिटी पे बन रहा है, v इक्वल टू फाइनल इन्फिनिटी पे है, तो ये 0 हो गया। तो अब यहाँ से आपको मिल गया कि 1.5 + 1 ये एम बी इंटू आर बराबर हो गया 0.5 बाई आर, तो r से r कटा, 0.5 से ये 3 हो गया, है ना, ये 1 हो गया। तो अब हमारा सोल्यूशन हो गया m इंटू 1.5 + 1 इक्वल टू 3, ठीक। तो m बराबर हो गया 2/3/2, ये 4/3, m हो गया 4/3। तो ये कितनी दूरी पर रखेगा, तो एम आर बराबर हो गया 4/3r, ठीक है। इतनी दूरी पर रखोगे तो ये एक तरह का फोकस का काम करेगा। इसका अब अपरेंट फोकस जो है ये m 4/3r की दूरी पर हो गया, है ना, आभासी फोकस, ठीक। अगला सवाल लीजिए। हाँ,
ये सवाल क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि ये इंटरफेस है, ठीक है, ऊपर वाला जो है जेड इज ग्रेटर देन, ये जो है √2 का मीडिया है, ये नीचे वाला मीडिया √3 का है, ये जेड इक्वल टू 0 प्लेन है। क्या है? जेड इक्वल टू 0 प्लेन है। जेड इक्वल टू 0 मैंने एक्स वाई प्लेन है, और इसका नॉर्मल है किधर, नॉर्मल ये जेड की दिशा में, ठीक है। इस पर बोल रहा है ये नहीं दिया एंगल, ठीक है। इसमें कहता है कि एक रे है इस दिशा से आ रही है, उसका वेक्टर पोजीशन ये दिया है, इसका वेक्टर ये दिया हो ए दिशा से इंसिडेंट हो रही है, और फिर ये रिफ्रैक्ट हो जा रही है ना। तो ये पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ये निकालो, बताओ, और इसका वेक्टर पोजीशन क्या है, ये रिफ्रैक्टेड आर का यूनिट वेक्टर क्या है ना। द प्लेन ऑफ द फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इन द मीडियम, ये सवाल को लगाना है। तो इसमें एक खास बात होती है कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो प्लेन जो नॉर्मल का प्लेन, इंसिडेंट रे का प्लेन चेंज नहीं होता, है ना। तो देखो ये वेक्टर है ए, इस ए को हम दो टुकड़ों में कर देते हैं, ये 6 √3i, ठीक, प्लस 8 √3j माइनस 10k, ये, ठीक है। अच्छा, तो ये जो वेक्टर है ये k के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा पता करो। तो देखो cos थीटा बराबर, इसको तो फिर इसको माइनस, इसको थीटा निकालना पड़ेगा ना, ये तो इसको माइनस कर देते हैं, cos थीटा बराबर इसी को माइनस के कर देते हैं, के को ही माइनस के कर देते हैं, ठीक है ना। तो माइनस के करोगे आप तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए डॉट के माइनस, क्योंकि इसको माइनस करने से काम चलेगा नहीं, या इन दोनों के बीच का, हाँ यही एंगल तो चाहिए, यही एंगल चाहिए, यानी ये आ रहा है, के को हमने ऐसे उल्टा कर दिया तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा, यही तो मिलेगा, यही चाहिए, इसको ये कर दिया बटा ए, के का तो 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको, इसका मैग्नीट्यूड होगा 20, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, तो ए डॉट के, तो ये हो गया 10/20, ये हुआ 1/2, इसको डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, देखो, अरे भाई ये 6 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 8 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 10 स्क्वायर, है ना। तो ये 6 8 ट्रिपलेट है, तो ये 10 स्क्वायर हो गया, तो 3 × 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये मिलकर के 4 × 10 स्क्वायर हो गया ना। तो इसी का रूट लोगे आप, का रूट लोगे तो 20 हो जाएगा, तो ये हो गया। तो थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री, है ना, ये 60 डिग्री हो गया। जब ये 60 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलो, ये एंगल हो गया ये आर, तो ये साइन आर, साइन आर कितना है, √3 है ना, √3 इंटू साइन आर बराबर √2 इंटू साइन 60, ठीक है। यहाँ पर तो इससे क्या हो गया, साइन आर निकालना है, तो साइन आर बराबर ये √2 और ये √3/2, है ना, और ये बटा 2 √3 हो गया, ठीक है ना। √3 से √3 कटा, ये 1/√2 हो गया, तो आर बराबर 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है ना। अब इस सवाल को लगाते हैं,
देखो ये हमारी ये इंटरफेस है, ये जेड एक्सिस है, ये जेड के है, और ये जो है अब इंसिडेंट रही, ठीक, और ये 60 पे आई और ये किधर चली गई, ये 45 पे चला गया, कितनी 45 डिग्री पे, ठीक है ना। और इसका मान लो आर यूनिट वेक्टर है, आर क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर आ रहा है ना, इसके दो कंपोनेंट है, एक तो ये इस वेक्टर को हम दो टुकड़ों में बांटते हैं, एक तो के वेक्टर ले लो और एक इसका परपेंडिकुलर वेक्टर को हमने एन वेक्टर कर दिया। तो ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर को देखो 6√3 i है ना प्लस 8√3 j, ठीक है। तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है, तो इसका यूनिट वेक्टर n बना दिया, ये नहीं है और -10 k है, ठीक है ना। तो केवल इतने वाले पार्ट को, जो ये परपेंडिकुलर पार्ट है, ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो के अलांग वाला जो पार्ट है ना वेक्टर, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसका ये जो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर नॉर्मल, ऐसे इसका परपेंडिकुलर वाला वेक्टर n है, हमने ले लिया ऐसे, तो इसी प्लेन में तो रहेगा। तो ये ए वेक्टर का जो प्लेन है वो के जनरेट करेगा और ये करेगा नॉर्मल, तो इसका जो n आएगा, n हम इतने वाले पार्ट को हम n कह रहे हैं, चलो तो वो कितना हो गया, माने के परपेंडिकुलर पार्ट, के का परपेंडिकुलर पार्ट इतना हो गया, तो ये हो गया 6√3i प्लस 8√3j, ठीक है। और इसका ये हो गया 3 × 10 √3 है ना, इसको इसके ये हो गया, तो √3 से √3 कट गया, ये हो गया 3/5i प्लस 4/5j, ये इसका यूनिट वेक्टर है n, है ना। तो ये जो पूरा प्लेन है ना, ये जेड है और ये इंसिडेंट प्लेन है, तो इसका इसके जेड का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर n है, हाँ? और एक यूनिट वेक्टर आ गया k हो गया, और इसका कोई भी वेक्टर होगा, है ना। तो ये जो वेक्टर n एंड k will generate the entire plane और प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, ये इंसिडेंस प्लेन को बदलने नहीं देगा, अब इसी प्लेन में रहेगा, तो उसका यूनिट वेक्टर एक n हो जाएगा और एक k रहेगा, क्योंकि एक प्लेन को जनरेट करने के लिए प्लेन में दो वेक्टर चाहिए। तो ये इंसिडेंट प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए आप देखो, आपका ए को आप इसके टर्म में आप ये कह सकते हो, तो ये कुछ हो गया, ये इसको n के टर्म में हम व्यक्त कर सकते हैं और k के टर्म में व्यक्त कर सकते हैं, तो इन दोनों को मिला दो इस पर, ये तो ये जो है ये इसी का तो प्लेन है ना। कितना n होगा, ये हमें लगता है √3 का होगा, इसको देखोगे तो कोई नंबर होगा, ये λn -10 के, ठीक है ना। इस ए को देखो ना, लैम्डा की वैल्यू आप इसके यूनिट वेक्टर से निकालो, ये हम इसमें नहीं फंस रहे हैं। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि ये ए वेक्टर जो है इंसिडेंट प्लेन जो है इस n से और इसमें आप बता सकते हो। अब बात ये है कि ये जो है 45 डिग्री का कोण बना रहा, तो ये r वेक्टर है, तो उसका cos थीटा जो है ऐसे आएगा, है ना। ये जो है ये sin थीटा
साइन 45 है ना वाला ये कंपोनेंट हो जाएगा है ना, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा cos 45, ठीक है ना। तो अब ये जो हो जाएगा देखो n वाला पार्ट, ये जो r वेक्टर है, r वेक्टर को हम लिख सकते हैं देखो साइन 45 n वेक्टर, ठीक है। ये तो पॉजिटिव दिशा में जा रहा है, माइनस ये जो होता है cos 45 की, ये नीचे की दिशा में गया, बस ये आया। तो अब देखो साइन 45 को 1/√2 कर दो सब, n की वेक्टर कितना है, n है 3/5i प्लस 4/5j, ठीक है। k आ गया माइनस k हो गया, ठीक है कि नहीं। ये अब ये 5 को बाहर ले लें तो 1/5√2 3i प्लस 4j माइनस 5k, ठीक है ना। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया है, ये रिफ्रैक्टेड रेखा, ठीक है ना। ये एक स्पेशल तरह का सवाल है, ये जो है स्पेशल तरह का सवाल है, और इस सवाल को इसी विधि से लगानी है। अब ऐसे फिर सवाल रिपीट हो सकते हैं, एडवांस में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको इस सवाल को अपने हिसाब से मनन करो, ठीक है, क्योंकि इसमें बस मेन लॉजिक यही है कि जो इंसिडेंट प्लेन है वो बदलता नहीं है, इंसिडेंट प्लेन नहीं बदलता। और इंसिडेंट प्लेन क्या है, एक नॉर्मल है ना, नॉर्मल है जो के दिशा में है, इस मामले में नॉर्मल, क्योंकि ये z=0 है ना, कि z के नीचे वाला है और z के ऊपर है, इसमें इन्होंने लिखा है z=0 और z=0, इस प्लेन को डिस्क्राइब किया है। तो इसका मतलब ये z=0 प्लेन है, कि z=0 इंटरफेस ये बना रहा। तो ये 90 डिग्री ये z एक्सिस बता रही है। तो ये k वेक्टर जो है एक ये है, और k का नॉर्मल वेक्टर वो उस प्लेन को करेक्टराइज कर रहा है। तो ये नॉर्मल वेक्टर कहाँ से हमने लिया, a का k को छोड़ करके, k की दिशा वाला पार्ट को छोड़ दो, बाकी बचा वो उसका नॉर्मल है ना, क्योंकि ये तो एलॉन्ग है। a वेक्टर को ही देखो, जो ये k वेक्टर है ऐसे, ये वेक्टर ऐसे आया, ठीक है ना। तो a वेक्टर जो आया तो उसके दो कंपोनेंट है, देखो ये एक नॉर्मल वेक्टर है ऐसे, नॉर्मल कंपोनेंट है ये नॉर्मल है ना, और दूसरा कंपोनेंट है ये k के अलावा, ऊपर नीचे कहीं भी होगा, लेकिन इन दो कंपोनेंट से ये बना हुआ है। तो इंसिडेंट प्लेन जो होगी ये n और k से पैदा होगी, हाँ ये इनका, क्योंकि किसी भी प्लेन का जो समीकरण होता है, जो इक्वेशन होता है r = λn प्लस म्यू k, ठीक है ना, इसी के रूप में तो रहता है, ठीक है। और हमने इसमें बड़ी चतुराई से इस λn पार्ट वाले पार्ट को n को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, तो इससे ये आसान हो, ठीक है। चलो अपने हिसाब से लागू करो, और नहीं आया तो कमेंट करके बताओ, नहीं इसको यदि जरूरत पड़ी तो फिर से इसको हल करेंगे। आगे ये देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल को देखो क्या है, इसमें ये कह रहा है एक ग्लास लैब है ना, इसमें ये कह रहा है कि ये ग्लास लैब है, ये जो ग्लास लैब है इस तरह दिया हुआ, और इस पर अल्फा एंगल पर एक रे अंदर जा रही है ना। मान लो ये एंगल कुछ बनेगा, चलो, और इसके बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो उसका कहना है कि इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू है इस ग्लास स्लैब का। तो ये सिलेंडर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या हो,
कि अल्फा की कोई भी वैल्यू हो जाए, अल्फा की कोई भी वैल्यू हो जाए, ये यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, देखो ये क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये मान लो ये बीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस बीटा होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द रे विल रिफ्लेक्टेड है ना, विल बी रिफ्लेक्टेड कब, व्हेन 90 माइनस बीटा इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल IC। ठीक है ना, यही ना। लेकिन ये कह रहा है कि अल्फा की कोई वैल्यू हो, अल्फा की कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन किसी भी तरह से इस फेज से इंटर करे तो यहाँ जाकर रिफ्लेक्ट ही हो। तो इसका मतलब द मैक्स बीटा कितना होगा, मैक्स बीटा इक्वल टू ये कितना होगा, देखो ये एक है और ये म्यू है, तो ये बेसिकली ये 90 डिग्री पर अधिक से अधिक अल्फा 90 डिग्री पर हो सकता है और उससे बीटा की वैल्यू IC हो सकती है। ठीक है ना, मैक्स बीटा इक्वल टू IC। ठीक है, अब यहाँ पर रख दो, तो इसका मतलब ये हुआ, ये दूसरे को रख दो भाई, 90 माइनस IC शुड ग्रेटर और इक्वल टू IC। ठीक है, 90 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2IC, इसका मतलब 45 इज ग्रेटर और इक्वल टू IC। ठीक है, साइन ले लेते हैं, साइन 45 इज ग्रेटर और इक्वल टू साइन IC, और साइन IC कितना होता है, 1/μ होता है, बस ये देखो, और ये कितना होता है, 1/√2 होता है। बस यहाँ से आ गया कि म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √2, ये बना ना, इससे इस इक्वेशन से यहाँ बना। ठीक है, म्यू इक्वल टू ये √2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि यदि म्यू √2 से √2 से बड़ा हो जाए, ठीक है ना, तो उसे क्या होगा कि ये 90 डिग्री पर भी जाएगा तो ये अधिक से अधिक IC ही बनेगा, और फिर भी 90 माइनस IC जो बनेगा, 90 माइनस IC जो बनेगा वो अभी भी वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही रहेगा। तो म्यू की वैल्यू जब ग्रेटर देन √2 है ना, तो ये स्थिति कब बनेगी, म्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू 1.414 से ये बड़ा होना चाहिए है? जब बड़ा हो तो किसी भी एंगल पर जाएगा तो वो इस पर रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा उत्तर निकला, तो यहाँ जो सवाल पूछ रहे हैं ना कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द म्यू डिटरमिन द लिस्ट वैल्यू ऑफ म्यू, तो लिस्ट म्यू कितना होगा, लिस्ट म्यू कितना होगा, √2, ये उसका उत्तर हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये सवाल है, इस सवाल में क्या कह रहा है, एक प्रिज्म रखा हुआ, प्रिज्म है ABCD इस तरह से बना रखा है, उसके डायमेंशन दिया हुआ, इसमें कह रहा है OP रे आ रही है, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स √3 है। ओके, तो बोल रहा है कि जो रे ये इंसिडेंट हो रही है, ये रे CD से रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं, ठीक है ना, उसका पाथ आगे क्या होगा, तो ये जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये देखो, ये कह रहा है कि OP जो है इसका हम नाम दे दें कुछ PQ कर दो, है ना, तो PQ नॉर्मल हो गया, और ये इसको R कर दो थोड़ी देर के लिए, ऐसा जरूरत पड़ेगी नहीं शायद। और यहाँ से ये जो रे है ये ऐसे जा रही है, तो PR और यहाँ पर PQR ये S पॉइंट पर मान लो यह इंसिडेंट कर रही है, लेकिन S पर करेगी कि नहीं, हो सकता है BC पर ही वो टकरा जा, लेकिन इसको हम चेक करेंगे।
देखो कैसे। ये बोल रहे हैं ये 60 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है, इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 2 है, तो ये आर जो है वैल्यू ये डिसाइड करेगा। तो देखो साइन आर इंटू √3, इसने लाल लगाया, ये हो गया साइन 60 कितना हो गया √3/2। ठीक, तो साइन आर बराबर क्या होगा, साइन आर बराबर हाफ, इसका मतलब आर बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है 30 डिग्री पर ये गया। जब ये जो नॉर्मल से 30 डिग्री बनाएगा तो ये जो एंगल है ये है ना, ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि 90 है। तो एंगल APS ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, BC इज पैरेलल टू PS। तो ये जो है किसी भी हालत में the PS refracted ray PS will not strike BC पर नहीं जाएगी, तो वो क्या होगी, वो CD पर ही स्ट्राइक करेगी, लाइक BC, बट स्ट्राइक एट CD। ये जो है ना CD पर ही टकराएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जब मान लो CD पर टकराएगी तो ये एंगल अब कौन सा, PSC निकालना है। देखो एंगल PSC, ये देखो ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, और ये इसका नॉर्मल खींच दिया, कितना CD पर N1 और N2 नॉर्मल खींच दिया, नॉर्मल। ठीक है, तो अब ये एंगल हमें देखना है, तो दिख जाएगा। देखो ये 60 डिग्री ये एंगल है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये एंगल हमें पता है। देखो PSC निकालना है, PSC ये क्या होगी, 360 माइनस एंगल C माइनस एंगल B माइनस एंगल BPS, है ना। अब इनके वैल्यू को पता है, 360 हमें पता है, ये तो एंगल C दिया हुआ है, C दिया है 135, B दिया है B जो है दिया है 60 डिग्री, है ना, और BPS दिया है 120 डिग्री। क्यों, 30 और 60, 30 और 90 120 हो गया, तो इसे जोड़ोगे तो ये आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। तो ये एंगल अपने आप ऐसा जो डिजाइन बनाया है, ये एंगल 45 डिग्री हो गया। जब ये 45 डिग्री हो गया तो ये नॉर्मल सा इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक, अब यहाँ तक हम पहुँच गए, ये रे 45 डिग्री पर स्ट्राइक करेगी नॉर्मल से, फिर ये 45 डिग्री है। तो अब ये देखो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या है, साइन IC बराबर कितना है, 1/√3 है। लेकिन ये जो है इंसिडेंट एंगल क्या है, इज लेस देन साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है, तो ये हो गया 1/√2। तो 1/√2 बड़ा है, तो मतलब ये IC से बड़ा है, मतलब 45 डिग्री इज ग्रेटर देन IC। ठीक है ना, IC 1/√3 होता, तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो फिर ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कितने पर, ये 45 डिग्री पर ही चला जाएगा। फिर यहाँ पर ये नॉर्मल हमने खींच दिया, देखो ये 45 डिग्री हो गई, तो ये एंगल कितना हो गया, ये देखो ये भी 45 डिग्री हो गया। फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल देखो ये ऐसा। तो अब हमारा सिचुएशन क्या बन गया, ये देखो क्या बना, ये जो है रे आ रही थी, ये 45 डिग्री पे चली, है ना, ये एंगल 75 डिग्री आपने बना कर रखा था, ये क्या है, ये 75 डिग्री है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 80 120 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया ट्रायंगल का, 60 डिग्री हो गया। जब 60 डिग्री हो गया तो इसके नॉर्मल से ये कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री, है ना। तो ये जो इंसिडेंट एंगल है ये कितना है, ये 30 डिग्री है। जब ये 30 डिग्री से इमर्ज कर रही है तो ये बाहर कितना जाएगी, ये तो ये जो है इस दूसरे वाले मीडिया में
दूसरे वाले मीडिया में जब ये निकलेगी ऐसे, तो ये नॉर्मल से 60 डिग्री पर निकलेगी। कितना? ये ऐसे, ये 30 डिग्री पर ये आई थी, तो ये 60 डिग्री पर ऐसे चली जाएगी, थोड़ा ज़्यादा पर 60 डिग्री पर ये चलेगी। ठीक है ना? तो अब ये क्या, 60 डिग्री पर ये चली जाएगी। तो ये यहाँ से ये 30 डिग्री पर आई थी, है ना? तो ये 60 डिग्री है, तो ये जो है अब ऐसे चली गई और ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। ठीक है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से 30 डिग्री पर अंदर होगा ये प्रिज्म के अंदर, तो निकल करके 60 डिग्री बन जाएगी, जैसा कि ये हुआ था। ठीक है? तो अब इसमें क्या हुआ देखो, द रे गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एज सी डी पर टोटल रिफ्लेक्टेड होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सी डी मैंने इस फेस पर हुआ कि नहीं। रे कम्स आउट थ्रू ए डी से बाहर निकलेगी, ये भी सही बात है, निकली गई, यहाँ से टकराई, यहाँ से आकर के ए डी पर निकली। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज, अब ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना होगा देखो, डिविएशन एंगल देखो हर पॉइंट पर, पी पर डिविएशन क्या होगा, डेल्टा पी। ये कितना होगा देखो, हम ये रे ऐसे आ रही है, तो जब इस साइड में डिविएशन होगा रे का, तो हम इसको मानेंगे निगेटिव, और जब इस साइड में होगा तो पॉजिटिव मानेंगे। मैंने इसको दाएं बाएं कुछ समझ लो कि एक और इस साइड में जब इधर आएगा तो निगेटिव मानो, और जब इधर डिफ्लेक्ट हो गए तो पॉजिटिव मानेंगे। तो देखो, तो पहले ये जो है ये 60 डिग्री पर आ रही थी, लेकिन ये -30 पर डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है ना, इधर चली गई। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये कितना डिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, तो ये +90 डिफ्लेक्ट हुई। यहाँ पर ये क्या है, +30 डिफ्लेक्ट हो गई। देखो पहले आ रही थी इधर, लेकिन इधर चली गई, है ना, राइट। कैसे जा रही है, ये राइट चली गई ना, राइट गई तो हमने पॉजिटिव माना, लेफ्ट गई तो नेगेटिव माना। तो देखो 30 से 30 कट गया, ये हो गया 90 डिग्री। डिफ्लेक्शन कितना हो गया, टोटल डिफ्लेक्शन 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री ये भी से देंगे। 120 नहीं होगा, जब 90 हो गया तो 120 नहीं होगा। ठीक है, तो ये सवाल ये ऐसे ही है, ये बड़ा अजीब तरह का सवाल है, लेकिन ये सवाल फिर बाद में बहुत पूछा जाएगा, है ना। ये स्पेशल सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से लगाओ, है ना, और लॉजिक यही है। अगला सवाल देखिए, ये अगला सवाल देखिए। ठीक है, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, इसको करने के बाद वीडियो बंद करते हैं। तो अब ये देखो इसमें क्या है, इस सवाल को थोड़ा ठीक से बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है ना, और ये जो है 90 डिग्री का है, और ये है ए, इसका नाम बी है, इसका नाम सी। यहाँ पर सवाल में ये कह रहे हैं कि एक रे यहाँ से इंसिडेंट हो रही है ऐसे नॉर्मल, और यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी इस पे, और फिर ये वापस आ रही है, ये ऐसे है, ठीक है ना। तो इसका नाम दे देते हैं PQRS। तो मैंने PQ रे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर के फिर 180 डिग्री पर, मैंने 180 पर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वापस आ रही है। ऐसा सिचुएशन। अब इनका कहना है कि ये जो प्रिज्म है, इस तरह का प्रिज्म बनाना है, ठीक है ना, इस तरह का टोटल इंटरनल प्रिज्म बनाना है, जिसमें कि 2 बार उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो, और एक जो है पैरेलल वापस आ जाए। ठीक है भाई, अब इसको देख,
ये कोण एंगल ए है, तो ये एंगल क्या होगी, ये भी ए हो जाएगा। देखो कैसे, ये 90 माइनस है, ये ए हो गया, ये 90 डिग्री है। फिर उसी तरह इसको भी देखो, ये एंगल बी है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, यहाँ भी बी हो जाएगा। इसके ज्योमेट्री से देखो, ठीक है ना। तो इसमें दो जगह पर इस प्रिज्म में रिफ्लेक्शन होना है, और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है। तो इसके लिए क्या खासियत है, पहली ये है, कंडीशन ये है कि ए शुड बी ग्रेटर देन आई सी, इक्वल टू भी चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, बी शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू आई सी। ये दोनों कंडीशन एक साथ लागू होनी चाहिए, तभी ये दो जगह पर रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगी। और साथ ही साथ ये भी क्या है, ए प्लस बी, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, वो 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए और एक और दो को जोड़ दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2IC। इसका मतलब ए प्लस बी क्या हो गई, 90 डिग्री इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2IC, है ना, या 45 इज ग्रेटर आर इक्वल टू IC, ये IC, ठीक है। तो इसका दोनों ओर का साइन ले लें, तो ये हो गया साइन 45 इज ग्रेटर आर इक्वल टू साइन IC, ठीक है। और साइन IC निकालना है, ये कितना साइन IC होता है, 1/μ, ये जान दो, ये क्रिटिकल एंगल है। और ये क्या है, 1/साइन 45 को हम क्या बोलते हैं, 1/√2 हो गया। यहाँ से इस इनइक्वालिटी से आप ये बता सकते हो कि म्यू इज ग्रेटर आर इक्वल टू √2, ठीक है। ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या है, मीन म्यू इक्वल टू √2। तो ये पहले का जो उत्तर हुआ, म्यू इक्वल टू, म्यू माने एन इक्वल टू √2, इसका जो एन है वही म्यू है, तो वो क्या बोलोगे कि म्यू इक्वल टू √2। तो ये जो है, ये जो प्रिज्म, इस तरह का प्रिज्म बनाना हो तो आपको √2 से कम रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का मटेरियल लोगे तो बनेगा नहीं, है ना। तो मिनिमम रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इसका 2 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यदि आप √2 का ले लिए तो उसमें के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी को बराबर होना पड़ेगा। यदि आपने √2 का मटेरियल ले लिया तो आपको इक्विलैटरल राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, आइसोसेल कहते हैं शायद ना। ये 45 डिग्री बनाओगे, इसको भी 45 बनाओगे, फिर ये जो है यहाँ पर गया और यहाँ पर ये गया, ये टकराई, है ना। यदि √2 का लोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 का लोगे आप, तो आपको 45 डिग्री का ए और बी दोनों को 45 डिग्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रहा √2। लेकिन यदि अनइक्वल एंगल का प्रिज्म बनाना है तो क्या करोगे, तो फिर ये √2 वाले मिनिमम, √2 वाला क्राइटेरिया पूरी तरह लागू नहीं है। ये बस सिर्फ इतना ही कहता है कि यदि प्रिज्म बनाना हो तो एक पॉसिबल प्रिज्म है, जो √2 का मटेरियल लोगे तो आप एक प्रिज्म बना पाओगे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि ए और बी दोनों को बराबर रहना पड़ेगा। लेकिन अब देखो, ये इन्होंने दूसरे वाले सवाल में इसी को और इलोबरेट करने के लिए और समझाने के लिए इन्होंने एक नया सिगुफा छोड़ दिया। नया सिगुफा इन्होंने ये कर दिया कि आपको म्यू, एक मटेरियल दे दिया, म्यू इक्वल टू 5/3, ठीक है। अब इस पर पूछ रहे हैं और उसका बी एंगल 30 डिग्री है, तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। हाँ, ये देखो, ये क्या है, 1.7, कितना होगा देखो,
3 से डिवाइड करो, 1.7 कितना हो गया, ये 20 हो गया ना, 1.7 के आसपास इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होगा। ठीक है, ये म्यू इतना हुआ, ये √2 से ज़्यादा है ना, √2 से ज़्यादा है। पर क्या ये जो डिज़ाइन इन्होंने दिया है, इस डिज़ाइन में ये काम करेगा, इसको चेक करो। ठीक है ना। अब इस काम को करने के लिए ये आपका ये जो सिस्टम कुछ ऐसा है, ये आपका एंगल ये 60 डिग्री बना दिया, और दूसरा वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री बना दिया। ठीक है कि नहीं। अब देखिए म्यू कितना दिया, म्यू इक्वल टू 5/3। ठीक, तो साइन IC कितना हो जाएगा, 3/5। ठीक है कि नहीं, IC 3/5 हो गया। तो ये IC की एंगल क्या होगी, 37 डिग्री। ठीक है, IC 37 डिग्री। अब देखो, अब यहाँ पर इसमें ये लाइट वेज हो, यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री है। ठीक है ना, ये A है, ये B है, और ये C। ठीक है ना, ये आपने PQ भेज दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ से तो टोटल इंटरनल हो जाएगा। क्यों, देखो पहली चीज में क्या है कि A इज ग्रेटर देन 37। ठीक, तो इस इम्प्लाइज एट ए total internal reflection will occur, refraction take place। यानी इस पर क्या होगा, यहाँ पर तो हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर देखो ये एंगल कितना हो गया, ये इंसिडेंट एंगल कितने हो गए, 30 डिग्री है ना। ये एट आर पर क्या होगा, एट आर क्या हुआ, देखो इंसिडेंट एंगल मैंने दैट इज बी इक्वल टू 30 डिग्री इज लेस देन कितना होगा, 37 डिग्री है ना। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर रे जो है यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रे क्या होगा, तो imply no total internal reflection, ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर तो हो गया लेकिन ये आर पर नहीं होगा। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, ये देखो √2 से ज्यादा होने के बावजूद भी ये प्रिज्म काम नहीं करेगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको काम करना पड़ेगा कि ये जो प्रिज्म है इसका 60 डिग्री का एंगल को घटाना पड़ेगा। आप इसको 40 डिग्री पे ले आओ, 40 डिग्री लेंगे, हाँ, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो गया। तो मैंने कुल मिला करके इसको घटा करके हम 37 डिग्री तक ला सकते हैं। 37 डिग्री या 38 डिग्री भी लाओगे तो चलेगा, मैंने 37 डिग्री तक इसे थोड़ा सा ऊपर ला सकते हो, और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा तक लाओ, तो तब ये रिफ्लेक्शन होगा। बन तो जाएगा लेकिन हमको ये डिजाइन नहीं बनेगी। ये जो डिजाइन इन्होंने ये बनाना चाहते हैं कि 60 डिग्री एक का बनाए, एक का, तो इस नहीं चलेगा। इसको क्या होगा, इस एंगल बी को बढ़ाना होगा, ए को घटाना होगा, बन तो जाएगा है ना। इस मटेरियल से ये ऐसा प्रिज्म जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार करे, तो ये पॉसिबल तो है, लेकिन इस पर्टिकुलर डिजाइन का नहीं, बल्कि उसकी डिजाइन में आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो ये जो सवाल ये पूछ के आ रहे हैं, तो ये देखो
नाउ n इज पॉसिबल टू अचीव दिस एंगल टू द बी इक्वल, उत्तर होगा नो, है ना। और उसका कारण क्या है कि उसका एक एंगल जो होगा 30 डिग्री होगा, जो बिकॉज 30 डिग्री इज लेस देन 37 डिग्री, दैट इज साइन आई सी, दैट इज आई सी, है ना। जो आई सी है क्रिटिकल एंगल 37 है, उससे छोटा। तो ये जो लोवेस्ट डिग्री है इसको बढ़ा करके आपको 37 से ऊपर रखना पड़ेगा। अब इस तरह की डिजाइन के साथ दिक्कत है कि आपका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो है जब बढ़ाओगे तो आपको मटेरियल मिलेगा नहीं, ठीक है ना। सबसे इजीली अवेलेबल क्या है, ग्लास है, 1.5 का है, और इससे बन जाएगा, है ना। और वो बन कितना जाएगा, तो उसके लिए ऑलमोस्ट 45 डिग्री का आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका करीब 42 डिग्री आईसी बनता है, ठीक है ना। ग्लास का 42 डिग्री बनेगा, तो फिर आपको लगभग ये 45 डिग्री का बनाना पड़ेगा, है ना। 45 डिग्री का यदि आपने बना लिया यहाँ पर, ये भी 45 डिग्री का बना लिए, तो फिर तो ये गया, यहाँ से गया, सीधे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बस ये इस तरह का ये प्रिज्म पर ये सवाल है। ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। इस चैप्टर के कुछ और सवाल बाकी हैं जो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।